रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। डांस और मस्ती, जीत का जज्बा मिलेंगे संग संग। नचले इंडिया डांस कंपटीशन ऑडिशन स्टार्ट। किसी भी संपन्न प्रजातंत्र में मीडिया की भूमिका प्रतिस्पर्धी अवधारणाओं का बाजार तैयार करने की होती है और इसके जरिए समाज को तथ्यों के बारे में शिक्षित किया जाता है ताकि समाज अपनी सोच विकसित कर सके और सिस्टम पर दबाव डाल सके। एक तरफ आज इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) और नागरिक को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बड़ी है या अनुच्छेद 21 में दी गई वैयक्तिक स्वतंत्रता और उसकी विस्तारित परिभाषा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जुबान पर लगाम कसने की तैयारी भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं रोज की तरह न्यूज लाइन। और न्यूज लाइन में आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कांग्रेसी सांसद मीनाक्षी नटराजन के मीडिया कानून की। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की करीबी और पार्टी सांसद मीनाक्षी नटराजन मीडिया पर अंकुश लगाना चाहती हैं। मीनाक्षी ने इस बारे में बिल लाने के लिए लोकसभा में नोटिस दिया है। मीनाक्षी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियंत्रण के लिए एक कानून ऐसा चाहती हैं जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गला घोंट दे। इस बिल का नाम होगा प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन बिल 2012। कांग्रेसी सांसद और राहुल गांधी की बेहद करीबी माने जाने वाली मीनाक्षी नटराजन संसद में एक ऐसा बिल पेश करने की तैयारी कर रही हैं जिसमें मीडिया को कानून के दायरे में लाकर बड़े पैमाने पर अंकुश लगाने का प्रावधान है। मीनाक्षी ने प्राइवेट मेंबर बिल की हैसियत से सदन में यह प्रस्ताव रखा है। हालांकि सरकार ने इससे पल्ला झाड़ते हुए इसे कांग्रेसी सांसद की निजी राय करार दे दिया है, लेकिन मीडिया पर नकेल कसने की इस कवायद ने संसद से लेकर सड़क तक सरकारी हुक्मरानों के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है और उनको जवाब देते नहीं सूझ रहा। मीनाक्षी नटराजन ने अपने बिल में केंद्र सरकार के अधीन एक नियामक अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है जो बिना किसी शिकायत के स्वतः संज्ञान से जांच करेगी। यह मीडिया को किसी कवरेज से बैन कर सकती है। यह अथॉरिटी आरटीआई के दायरे में नहीं आएगी। इस अथॉरिटी की सिलेक्शन कमेटी में 3 सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा चुने जाएंगे। इसके पास सर्च और सीज करने का अधिकार होगा और ये किसी भी मीडिया संस्थान को 11 महीने तक के लिए बैन कर सकती है। यहाँ तक कि सिविल कोर्ट में भी इसके अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती। मीनाक्षी नटराजन ने लोकसभा में मीडिया से संबंधित जिस बिल का प्रस्ताव किया था उसका विचार उनका अपना निजी विचार है।
वे श्री राहुल गांधी के विचार नहीं हैं और न इसमें उनकी कोई सहमति थी। मीनाक्षी नटराजन के इस बिल पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल कि क्या प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश किए हुए इस बिल के पीछे सरकार का कोई छुपा मंसूबा है। सवाल कि क्या सरकार मीडिया पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। सवाल कि क्या सरकार भ्रष्टाचार के कई मुद्दों के उजागर होने की खीज मीडिया पर निकाल रही है। और इन सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर धावा बोलने की तैयारी में है। जाहिर तौर पर सरकार को वक्त रहते इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे ताकि उसके इरादों की भनक और खनक सारी दुनिया के सामने उजागर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो जनार्दन द्विवेदी ने एक बयान दिया। बयान में कहा कि मीनाक्षी नटराजन के अपने विचार हैं मीडिया पर और वो राहुल गांधी के विचार नहीं हैं। बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा कह रहे हैं जनार्दन द्विवेदी जी तो चलिए हम माने ले रहे हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की एक डिसिप्लिन्ड वर्कर हैं। कांग्रेस पार्टी कृपया यह बताए कि बगैर पार्टी की अनुमति के मीनाक्षी नटराजन ने प्राइवेट मेंबर बिल कैसे पेश करने की कोशिश की। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। श्री विपिन धूलिया जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में ये सवाल भी कि मीनाक्षी नटराजन ये कर रही हैं तो क्या पार्टी को उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया होगा? क्या पार्टी से उन्होंने पूछा नहीं होगा? क्या पार्टी की इसमें सहमति नहीं होगी? अगर पार्टी की सहमति होगी तो ये जनार्दन द्विवेदी क्या कह रहे हैं? उदय जी, इसमें एक बात बहुत, अगर संविधान के हिसाब से हम देखेंगे तो जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है जो हाउस में जाता है, हर फ्राइडे को एक प्राइवेट मेंबर्स बिल का एक प्रावधान है कि आप रख सकते हैं जी। इसमें कतई ज़रूरी नहीं है कि पार्टी की सहमति हो। कोई भी मेंबर किसी सोशल इश्यूज पे, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो संविधान की बात है। जी जी बिल्कुल। तो इसमें जो है आप कोई भी प्राइवेट मेंबर को लगता है कि भ्रूण हत्या के ऊपर कोई बिल लाना चाहिए या किसी और चीज़ पे बिल लाना चाहिए, तो उसके चलते एक डिस्कशन हाउस में हो जाता है, एक आम राय बनती है हाउस की, और आखिर में जो है जो मेंबर है वो उस बिल को वापस ले लेता है। इस बिल पे ना वोटिंग होती है ना ये कानून बनता है। लेकिन कई दफ़े ये हुआ है कि पिछले अतीत में हमारे जो लोकतांत्रिक इतिहास में कि एक शायद फिरोज गांधी का था एक बिल, एक कुछ प्राइवेट मेंबर्स बिल ऐसे आए जिनको बाद में सरकार ने आत्मसात कर लिया और सरकारी बिल के तौर पर पेश करके उन्हें पारित किया गया। जी बिल्कुल। प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक शायद 63 या 64 प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं और उसमें सिर्फ एक प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक कानून बन पाया है। तो सवाल इसका नहीं है विपिन जी। हाँ, लेकिन ये सच है। सवाल इस बात का है कि अगर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मीडिया पर अगर कुछ भी कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी की हैसियत से अगर कोई बिल लाएगी, कोई सरकार का नुमाइंदा अगर वो बिल लाएगा, तो ये कुल मिला के सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आगे बढ़ के थोड़ा बात करूंगा कि जो मतलब मैं वो बता रहा था कि जो संविधान के हिसाब से बिल लाने का प्रावधान ये है कि ला सकता है कोई, वो ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये कि इसके पीछे जो पूरी बात लगती है कि आखिर में मीनाक्षी से जो है उन्होंने बिल पेश नहीं भी किया, फ्राइडे को मौजूद नहीं थी पार्लियामेंट में, और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं ये टोह लेने की कोशिश जरूर की है कांग्रेस ने कि जब इस बिल पर चर्चा हो हाउस में और जिस बिल पर अलग अलग वक्ता कुछ बोले और देश में जब इस पर चर्चा हो तो वो कहीं एक फीडबैक उसको मिलेगा कि प्रेस को वो किस तरह से जो है लगाम लगा सकती है। इसके पीछे जरूर मंशा होगी कि प्रेस को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कितना इसके तो मीनाक्षी नटराजन का प्राइवेट मेंबर बिल सीधे मीडिया पर नकेल कसने की पेशबंदी है। एक सियासत का हिस्सा, बिल्कुल बड़ी सियासत का हिस्सा होगा ये जी। और इसमें ये हो नहीं सकता कि कांग्रेस का जो थिंक टैंक है और कम से कम राहुल गांधी के आसपास के लोग उनके नॉलेज में नहीं होगा, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं कि इनको आगे बढ़ा दिया जाए, देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन बहुत विपरीत चला गया तो उसको वापस पैर खींच लिए, नहीं तो इससे आगे बढ़ने की दिशा में कदम उठाएंगे। तो ये इस वक्त जरूर इसके पीछे एक राजनीति जरूर दिखाई देती है, एक सियासत जरूर गहरी नजर आती है। जी, ये बलि के बकरे की तरीके से इस्तेमाल किया गया है मीनाक्षी नटराजन को। मीनाक्षी नटराजन ने ये प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के वो क्या आई हैं, इस पे घमासान मच गया है। और वो भी प्राइवेट मेंबर बिल ऐसा विपिन जी जिसमें यह है कि सरकार द्वारा नामित नुमाइंदे ही होंगे। 3 की संख्या है, सरकार उन्हें नामित करेगी और ये बगैर किसी पूर्व सूचना के किसी भी मीडिया को बैन कर सकते हैं 11 महीने तक। ये सरकार की सोच तो नहीं है, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के तौर पर
कांग्रेस की सोच जरूर हो सकती है। क्या असर पड़ेगा विपिन जी इसका बिल्कुल मीडिया पर? इस पे याद आती है आपातकाल की, जबकि हर अखबार के दफ्तरों में एक सरकारी आदमी होता था, वो पूरे देखता था कि कौन सी खबर जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। और इसी तरह से कुछ एक ऐसी 3 मेंबर्स की जो कमेटी की बात कही गई है, उसमें कि बैन लगाने तक की बात है, उसमें ये भी बात है कि हम किस घटना को कवर करें और किसको कवर न करें, ये तक वो कमेटी तय कर सकती है कि कहाँ मीडिया को जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। उस मामले में ये बहुत ही एक प्रेस विरोधी बिल है। और सरकार को अगर कोई, ये जरूरी नहीं कि हम कहें कि प्रेस 100% सही है, 100% सही है, लेकिन सरकार को अगर कोई भी कदम उठाना है, सरकार को कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके प्रेस के नुमाइंदों को साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और तब कोई रास्ता निकलता है तो शायद जो है वो लोकतंत्र के हित में होगा और देश के भी हित में होगा। जबकि अभी तक सरकार यही कहती रही है कि मीडिया को सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम पे काम करना चाहिए, हमें अपने आप को रेगुलेट करने का अधिकार हमें स्वयं मिलना चाहिए। तमाम मीडिया हाउसेज इस बात की वकालत करते हैं। लेकिन एक बात और भी है विपिन जी, अचानक मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि कांग्रेस की तरफ से नगाड़ा पीटने के लिए, कांग्रेस की तरफ से पेशबंदी करने वाले जो नेतागण हैं, उनमें एक दिग्विजय सिंह जी हैं और दूसरा ये नेता मीनाक्षी नटराजन है जो कि मध्य प्रदेश से ही सांसद हैं। क्या ये मध्य प्रदेश के सांसदों की नियति है कि कांग्रेस का नगाड़ा पीटें? ये मेरे ख्याल से सहयोग है जी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो है वो काफ़ी एक्सपोज हो गए पिछले पूरे 1-2 सालों के दौरान। और इधर कुछ कांग्रेस की पृष्ठभूमि में है, वो राहुल गांधी के उस तरह से प्रवक्ता के तौर पे आगे नहीं है। और मीनाक्षी के बारे में जहाँ तक ये है कि मीनाक्षी नटराजन की एक अच्छी छवि है, मतलब राजनीतिक हलकों में और पत्रकारों के जो हलकों में है उनमें एक ये छवि अच्छी है कि ये कोई वेल लेड महिला है, ये सोबर महिला हैं और राहुल गांधी के काफ़ी करीब हैं। तो मीनाक्षी सुंदरम को इस काम के लिए हो सकता है कि आगे किया गया हो कि मीनाक्षी सुंदरम अभी उस तरह से, हाँ मीनाक्षी नटराजन उस तरह से जो है एक्सपोज नहीं हुई है। तो ये ज़रूर हुआ होगा कि मीनाक्षी नटराजन एक अननोन सी मतलब मीडिया। आपको बताएं, मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश के मंदसौर से एमपी हैं जी, और राहुल गांधी की कोर कमेटी की अहम सदस्य हैं, बिल्कुल अहम सदस्य, 16 में से एक मेंबर ये भी हैं। जी जी। और ये उस कोर कमेटी के अगर टीम मेंबर हैं तो ऐसा क्या हो सकता है कि राहुल गांधी को इसकी जानकारी नहीं हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कांग्रेस के हलकों में जानकारी न हो और मीनाक्षी जो है इस तरह की कोई बिल कोई प्राइवेट मेंबर्स की शक्ल में हो, किसी प्रस्ताव की शक्ल में हो, किसी भी तरह से हो, वो पार्लियामेंट के अंदर पेश बिल्कुल नहीं कर सकती। इसमें कहीं ना कहीं एक सहमति है। और जब उनको लगा होगा कि ये जल्दबाजी है, तो मीनाक्षी ने अल्टीमेटली उसको बिल को पेश नहीं किया पिछले फ्राइडे को। तो ये जो है बिल तो खैर अब नहीं आने वाला है दोबारा से, क्योंकि इसको अगर लाना होगा तो दोबारा से पेश करना पड़ेगा। तो लेकिन अब एक चर्चा इससे छिड़ी गई है और कांग्रेस की एक नीयत इसमें जो है ज़रूर नज़र आ रही है कि कांग्रेस कुछ ना कुछ इस तरफ सोच रही है कि कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जाए। तो नीयत कांग्रेस की नजर आ रही है और ये नीयत क्या हो सकती है? क्या हम वापस फिर से इमरजेंसी की तरफ लौट रहे हैं? क्योंकि इमरजेंसी में भी जो बात हुई थी वो मीडिया को रेगुलेट करने की बात हुई थी और ऐसा हुआ था कि सरकारी तौर पर जब तक किसी खबर की पुष्टि और किसी खबर की संस्तुति और उसको अप्रूवल नहीं हो, अगर उसको परमिशन नहीं हो, तो वो नहीं छप सकता। और मुझे याद है कि कई अखबारों ने, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस अखबार एक महत्वपूर्ण अखबार है, उसने अपने एडिटोरियल पेज, आपको याद होगा विपिन जी, एडिट स्पेस को ब्लैंक रहने दिया था बिल्कुल, कि हमें कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है, उदय जी याद दिला दूं आपको, कि पंजाब केसरी जो हिंदी का अखबार था, उसने अपने फ्रंट पेज पे चुटकुले, कहानियां, ये सब छापना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जब इमरजेंसी हटी और उसने अपने पुराने रूप में जब वो आया तो उसका सर्कुलेशन गिर गया। तब से वो पंजाब केसरी लगातार फ्रंट पेज पे जो है चुटकुले और कहानियां छापता रहता है अब तक। हाँ जी, वो माने लाइट आइटम्स वो पेज 1 पे छापता है और उसके बाद फिर अंदर थोड़ी सी इमरजेंसी की देन है वो इमरजेंसी की देन है। इमरजेंसी की तमाम चीजें हैं, देन है हमें, उसमें एक वो भी इमरजेंसी की देन है। तो क्या ये फिर से हम इमरजेंसी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं? अगर इस बिल पर हंगामा नहीं होता, अगर ये बिल पेश हो जाता, अगर ये बिल लोकसभा में आ जाता और चर्चा में आ जाता, तो शायद फजीहत तो होती ही, कांग्रेस की फजीहत होती। वो तो भला हो कि इस पे इतनी चर्चा हो गई कि अब शायद ये बिल नहीं आए, नहीं तो आती अगर
तो ये हमारे नाक में नकेल कसने की बात है। हमारे शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, पूरे मीडिया जगत के लिए नाक में नकेल कसने की बात थी। लेकिन एक बात है विपिन जी कि क्या कांग्रेस पार्टी वाकई बिल्कुल डिरेलियम की स्थिति में है? क्या अर्ध सुषुप्ता अवस्था की स्थिति में है कांग्रेस पार्टी, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है और एक पर एक गलतियां उससे होती चली जा रही हैं? 2014 का चुनाव सामने है और अगर उसने मीडिया को पर नकेल कसने की ये तैयारी अगर कांग्रेस पार्टी ने की, हालांकि स्पष्ट रूप से कांग्रेस इसमें कहीं नहीं है, प्राइवेट मेंबर है, लेकिन परोक्ष रूप में निश्चित तौर से कांग्रेस रही होगी। अगर ये बिल आता है तो आपको क्या लगता है 2014 में क्या हो जाएगा? नहीं उदय जी, देखिए इस हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी वो मजबूत पार्टी नहीं है आज के डेट पे केंद्र में, जो कि कोई इस तरह का बिल पास कर सके। एक माइनॉरिटी सरकार है जो कि बाहर के सपोर्ट से टिकी हुई है। उस पार्टी को इंदिरा गांधी की पार्टी और उसकी पार्टी से तुलना करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। तब से लेकर अब तक पानी काफ़ी बह चुका है गंगा में और हमारा लोकतंत्र जो है एक अलग दिशा में जा चुका, जहाँ ढेर सारी पार्टियां, रीजनल पार्टियां मजबूत हो गई हैं। लोकतंत्र जो है इतना फैल गया है, इतना गहराई से जड़ें जमा चुका है कि इस तरह का कोई भी तानाशाही वाला कदम जो है कोई सरकार उठाने की शायद हिम्मत नहीं कर सकती। उसको तमाम राज्यों से विरोध झेलना पड़ेगा एक छोटा सा बिल पास करने के लिए। चलिए, समय की तंगी है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। एक सियासत है इस बिल पर, प्राइवेट मेंबर बिल पर मीडिया को नकेल कसने को लेकर, और दूसरी सियासत है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब एनडीए में भी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम पर एनडीए कुनबा दो फाड़ दिखाई दे रही है। सुषमा स्वराज के कलाम की उम्मीदवारी पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के बयान के एक दिन के बाद ही ऐसी कुछ बात आ रही है कि वो शायद वैसा नहीं हो, क्योंकि मुलायम सिंह ने भी अपने को कैंडिडेट बना दिया और शरद यादव ने बड़ा झटका दे दिया। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? आज के सियासी हालात में ये लाख टके का सवाल है। राष्ट्रपति के रेस में फिलहाल अब्दुल कलाम आगे दिखाई दे रहे हैं। ये एनडीए के शासनकाल में एक बार पहले भी देश के पहले नागरिक होने का रुतबा हासिल कर चुके हैं। इस बार भी बीजेपी उनके नाम पर सहमत होती लग रही थी। सुषमा स्वराज ने सपा के हामी भरने पर बीजेपी के भी साथ देने का भरोसा दिया था, लेकिन अब इस पर एनडीए कुनबे में कलह दिखाई देने लगा है। इसकी शुरुआत शरद यादव से हुई। मैं इतना कहना चाहता हूं कि एनडीए में कोई बात इस पर कभी नहीं हुई है और हमारी अकेली पार्टी है जिसने कभी किसी मौके पर इस सवाल पर कुछ नहीं बोला है। वो उन्हें पार्टी का अपना मत दिया है या और एनडीए के सहयोगी से बात किया है, ये भी हमको जानकारी नहीं है। शरद यादव एनडीए के संयोजक हैं और उनकी पार्टी सांसदों के लिहाज से कुनबे में बीजेपी के बाद दूसरे सबसे बड़े दल की हैसियत रखती है। साफ है कि उनके रुख को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए नागवार साबित हो सकता है। शायद यही वजह रही है कि शरद यादव के बयान के फौरन बाद ही बीजेपी की तरफ से सफाई के सुर आना शुरू हो गए। सभी की जुबान में राष्ट्रपति के चुनाव में जेडीयू को साथ रखने की जरूरत और मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। अभी हमारे यहाँ विचार विमर्श जारी है, कोई निर्णय नहीं लिया गया। जब कोई निर्णय लिया जाएगा तो उससे हम आपको अवगत कराएंगे। जहाँ तक आप सुषमा जी का सवाल पूछ रहे हैं, सुषमा जी अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत हैं, कोई भी चीज़ बोल सकती हैं। मुझे लगता है कि जो शरद जी का बयान मैंने सुना, उससे मुझे लगता है कि उन्होंने एनडीए के जो कन्वीनर हैं उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया, बिना विचार विमर्श के उनके अपना ये वक्तव्य दे दिया। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी दल अपने दम पर किसी शख्स के इस पद पर निर्धारण की हैसियत नहीं रखती। कांग्रेस के पास यदि 31% मत हैं तो बीजेपी के पास 24%। ऐसे में छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपने कुनबे को दुरुस्त रखने की मजबूरी है। इसमें लगने वाली कोई भी सेंध पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर सकती है। एनडीए का ये अंदरूनी विवाद इसी की बानगी पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
तो इस खबर पर भी हम चर्चा कर लेते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हैं विपिन धूलिया जी, हमारे सहयोगी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं चैनल वन न्यूज़ के। तो विपिन जी, क्या लग रहा है, पहले सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर कलाम साहब आते हैं राष्ट्रपति की हैसियत से, उनकी अगर दावेदारी होती है तो बीजेपी उन्हें सपोर्ट करेगी। सीधा सीधा ये बयान था कि उसमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का सपोर्ट करेगी। उसके कुछ दिनों के बाद मुलायम सिंह यादव ने ये कहा कि ये शाहिद सिद्दीकी का निजी राय हो सकता है, इसमें पार्टी की सहमति नहीं है। अब ये तो हुआ कलाम साहब पर, लेकिन अब एनडीए में भी ऐसी बात हो गई कि शरद यादव ने कह दिया कि ये एनडीए की राय नहीं है, ये सुषमा स्वराज की राय है। ये पार्टी की भी राय है कि नहीं है मैं नहीं जानता, ये सुषमा स्वराज की राय है, ऐसा शरद यादव ने कहा। क्या माना जाए विपिन जी कि शरद यादव ये इंडिकेशन दे रहे हैं, इस तरफ इंगित कर रहे हैं कि आज कलाम साहब को अगर कैंडिडेट बनाया जाएगा तो एनडीए में थोड़ी बहुत क्रॉस वोटिंग की उम्मीदें बढ़ जाएंगी? जी उदय जी, देखिए, कलाम साहब का नाम जब भी उछलेगा, एक बहुत ही साफ सी बात है कि कलाम साहब को दोबारा राष्ट्रपति बनना लगभग नामुमकिन है। और पिछली बार भी यही कोशिश की थी बीजेपी ने कि कलाम साहब को लाया जाए, और जब भी कलाम साहब का नाम बीजेपी लेती है तो उसके पीछे ये था कि एक मुसलमान विरोधी जो उनकी छवि है कहीं उसको तोड़े वो। तो एक बार उन्होंने फिर उसको इस्तेमाल किया कि कलाम साहब का नाम आगे कर दिया। मुलायम सिंह यादव की पार्टी के एक नेता ने जरूर जो है कलाम साहब का नाम उस समय सजेस्ट कर दिया था शुरुआत में, शाहिद सिद्दीकी ने, लेकिन वो कलाम साहब कोई सहमति पिछली बार भी लेफ्ट पार्टीज ने एकदम मना कर दिया था कलाम साहब के नाम पर। कलाम साहब को हमेशा यह माना जाता रहा कि वो वाजपेयी जी के नज़दीक थे, बीजेपी के करीबी हैं, और इस तरह से जितने सेकुलरिज्म की जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो कलाम साहब को उस तरह से एक डिस्टेंस रखना चाहेंगी। और जेडीयू भी इसमें एक पार्टी शामिल है जिसमें नीतीश कुमार बिहार के अंदर चाहते हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनके साथ बना रहे। तो अब्दुल कलाम आज़ाद और दूसरा अब्दुल कलाम आज़ाद साहब कह चुके हैं कि वो जब तक आम सहमति नहीं होगी वो चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। तो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का नाम लेना मेरे ख्याल से उस एक सियासत के में उसमें उनको घसीटना, ये मुझे लग रहा है कि बड़ा अशोभनीय बात है ये, कि उनको हर कोई पार्टी जानती है कि अब्दुल कलाम का कोई बहुत बड़ा दावेदारी नहीं है और चुनाव वो लड़ेंगे नहीं। और नहीं, लेकिन वो स्वयं से खंडन भी नहीं कर रहे हैं। वो ये कलाम साहब ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई मेरे नाम पे क्यों चर्चा हो रही है, वो ये जबकि मैं लड़ूंगा नहीं। हाँ, वो कह रहे आम सहमति बनती है तो मैं तैयार हूँ। पिछली बार भी उन्होंने यही कहा था। हाँ, मतलब आपकी इच्छा है, आपकी मंशा है, बिल्कुल है, लेकिन उनकी आम सहमति की जो शर्त है वो कतई न पिछली बार पूरी हो पाई न इस बार पूरी हो सकती है। लेफ्ट पार्टीज एकदम विरोधी हैं, कांग्रेस उनको कतई नहीं चाहेगी। कांग्रेस कैसे बना देगी उनको राष्ट्रपति, जो कि बीजेपी की सरकार के टाइम पे राष्ट्रपति रहे हों, क्योंकि राष्ट्रपति का चयन भी एक तरह से भले कितना भी वो संवैधानिक पद हो, लेकिन चुनाव तो उसका एक सियासत के रास्ते से ही होता है, सियासी तरीके से ही होता है, उसी गणित से होता है जी। तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि उसको जो है इस तरह की सर्वसम्मति कलाम साहब के नाम पर बन सके जी। दूसरा नाम जो आप बता रहे हैं कि इनका जो अपने नहीं, प्रणब मुखर्जी का उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो किसी भी कांग्रेसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के लिए सपोर्ट नहीं करेगी, ये तय है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आ गया कि वो हम समर्थन नहीं करेंगे, न तो हम प्रणब मुखर्जी का करेंगे और न ही हामिद अंसारी का करेंगे। अगर हामिद अंसारी का भी नाम आ रहा है तब भी हामिद अंसारी साहब अभी उपराष्ट्रपति हैं। इसी तरह से जैसे कुरैशी साहब का नाम चल गया अभी जी मुख्य चुनाव आयुक्त, तो कुरैशी साहब का नाम चल गया कि उन पर एक सर्वसम्मति हो सकती है। तो हो सकता है कि कुछ और नए उम्मीदवारों की बात आए और नए उम्मीदवार सामने आए, लेकिन अभी जो लगता है कि कोई सहमति किसी उम्मीदवार पर बनती नजर आती हो, ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। सहमति के बिंदु बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ऐसा क्यों होता है विपिन जी? ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, सियासी गलियारों से हम सिर्फ सियासतदानों का नाम ही चर्चा में रखते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम चर्चा में नहीं रखते जो कि देश के लिए उसने कुछ किया हो, देश का नाम रोशन किया हो विदेशों में। जैसे कलाम साहब भी जब आए थे वो साइंटिस्ट के तौर पर आए थे और उन्हें देश ने साथ दिया। अभी हम क्यों नहीं नारायण मूर्ति का नाम डिस्कस करते, हम क्यों नहीं अजीम प्रेम जी का नाम डिस्कस करते कि अजीम प्रेम जी भी राष्ट्रपति बनने के काबिल हो सकते हैं, नारायण मूर्ति भी राष्ट्रपति बनने के काबिल हो सकते हैं। तो हम और नाम जो हैं, हम मिशलेकर की नाम हम क्यों नहीं करते, देश का इतना बड़ा साइंटिस्ट है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं,
अभी जिस मिसाइल का हमने सफल परीक्षण किया है 5000 किलोमीटर तक मार करने वाला, हालांकि वो है 8000 किलोमीटर, लेकिन मीडिया में है कि 5000 किलोमीटर, उस सफल साइंटिस्ट को हम क्यों नहीं देश का राष्ट्रपति बना सकते? ये घूम फिर कर ये क्यों सिर्फ सियासतदानों का ही नाम ये आता है जो सियासत कर रहे हैं, उसमें चाहे प्रणब मुखर्जी हो चाहे कोई भी हो? ऐसा क्यों होता है? ये कौन सी मानसिकता है विपिन जी? शुरुआत में जो है आप अगर देखें तो राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन ये बड़े स्कॉलर थे जी, और यहाँ तक कि जो है जो के आर नारायणन थे, ये भी एक बड़े स्कॉलर थे, अच्छे बैकग्राउंड के थे। और अगर पॉलिटिकल लोगों को भी देखें कुछ, तो उनमें से भी कुछ ऐसे लोग थे बल्कि के आर नारायणन को याद करा दूं मैं, के आर नारायणन पहले तो वाइस चांसलर थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एकेडमिक्स के थे, लेदर के एक्सपर्ट थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसमें जैसे अमर्त्य सेन के नाम है, कई बड़े लोग हैं इस देश में, कई सोशल साइंटिस्ट होंगे, बिल्कुल इसमें जो है उन पर सहमति बननी चाहिए। और वो अच्छी परंपरा होती है कि कोई संविधान का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, इस तरह के लोग जिनकी एक इंटीग्रिटी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेगा उसके कहीं ना कहीं उसमें छींटे पड़े होंगे। और ये शुरुआत की थी मिसेस गांधी ने, जबकि उन्होंने जैल सिंह को जो है राष्ट्रपति के लिए प्रपोज कर दिया था। राष्ट्रपति बनने से पहले जैल सिंह ने जब घोषणा कर दी कि मैं अगर मिसेस गांधी कहेंगे तो मैं उनके घर में झाड़ू भी लगा सकता हूँ, उसके बाद राष्ट्रपति पद की गरिमा जो है किस तरह से कम हुई है कि उसमें लगातार हमें पॉलिटिकल चीज़ें। और जब से कांग्रेस की एक छत्र कांग्रेस का राज खत्म हुआ, तब से कहीं ना कहीं जो है के आर नारायणन और आपके जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग बात के दिनों में उस तरह सहमति जो है उस नेताओं पे बनी। शंकर दयाल शर्मा को भी हम कह सकते हैं कि हालांकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और बहुत ही दब्बू अध्यक्ष थे जिस समय तक वो पार्टी में थे, लेकिन फिर भी वो बने। और उनका राष्ट्रपति काल भी आखिरी दिनों में जो उन्होंने वाजपेयी सरकार को बुलाया था तो वो बड़ा विवादास्पद था कि 11 लोगों की सरकार जो गिर गई थी 11 दिन में। तो वो जरूर है कि ऐसे लोग बने जो हार्डकोर पॉलिटिशियन थे। और ये अब समझना चाहिए कि जब गठबंधन सरकारें हैं और तमाम पार्टीज हैं तो कुछ ऐसे नामों पर चर्चा होनी चाहिए। जैसे आपने अच्छा नाम लिया कि कुछ इंडस्ट्रियल हाउस जो है, नारायण मूर्ति एक बड़ा नाम है, अजीम प्रेमजी इतना बड़ा नाम है हमारे देश में। नारायण मूर्ति को मैं इसलिए कि नारायण मूर्ति रिटायर भी हो गए हैं, उनके कहते हैं कि जो उनके ड्राइवर से लेके तमाम लोग वो काफ़ी संपन्न लोग हैं, काफ़ी उन्होंने जितना उन्होंने एक पूरे वर्कर्स के लिए काफ़ी एक काम किया, उनकी बेहतरी के लिए काफ़ी सोचा। तो वो हैं ऐसे नाम, अलग अलग क्षेत्र में होंगे, कहीं शिक्षाविद होंगे। तो ये ज़रूर आपकी बात से मैं सहमत हूँ इस बात से उदय जी कि ऐसे नामों पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो खाटी के पॉलिटिशियंस हैं इनसे थोड़ा सा हटकर सोचना चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम। जी, ये थोड़ा सा हट करके राष्ट्रपति पद के लिए सोचना चाहिए। राष्ट्रपति इस देश का फेस होता है, चेहरा होता है। राष्ट्रपति जब भी बाहर जाता है, दूसरे देशों में जाता है, तो वो पूरे भारतवर्ष का चेहरा होता है, सरकार का चेहरा नहीं होता, वो राष्ट्र का चेहरा होता है। और उस राष्ट्र का चेहरा ऐसा चेहरा होना चाहिए जो कि सर्वमान्य हो, जो कि इजीली एक्सेप्टेबल हो और जिसके पास एक विजन हो, देश को आगे ले जाने का विजन हो। अब कोई सोशल साइंटिस्ट हो, सोशल साइंटिस्ट हमारे यहाँ देश में इतने बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, लेकिन हम उनका नाम कभी भी डिस्कस नहीं करते। हमारे यहाँ जो तमाम अच्छे विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर हैं, हम उनका नाम डिस्कस नहीं करता। घूम फिर के हम जब डिस्कस करेंगे तो राजनीतिज्ञों का डिस्कस करेंगे। जो राजनीतिज्ञ कुछ दिन तक तो सरकार में मंत्री रहे, वो जब राष्ट्रपति बनेंगे तो देश की कैसी इमेज होगी, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। ये एक और भी प्रश्न इसके साथ उठता है विपिन जी, हम लोग समय कम है, जाते जाते इस पर हम लोग टिप्पणी लेना चाहेंगे कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव को इस देश में डायरेक्ट कर देना चाहिए? नहीं उदय जी, बहुत मतलब एकदम बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि हम शायद जो है अगर ये बात करते हैं तो हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो अमेरिका में है। और बार बार जरूर यहाँ चर्चा हुई है कि कितने देर रखना जी, जरूर चर्चा हुई है, इस देश में बहस भी हुई है कई बार कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो कि जो नेता हो देश का, अगर इनको हम डायरेक्ट इलेक्शन से अगर प्रेसिडेंट को चुनने लगेंगे तो इसका मतलब कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम हो जाएगा, वो प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा ताकतवर होगा, ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्ति होगा वो। तो ये दो जो सत्ता केंद्र होंगे ये इसके डेमोक्रेसी के बिल्कुल हित में नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इस पर सोचा जा सकता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ हम बढ़ें,
ये एक दूसरा डिस्कशन नहीं, हो क्यों जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनाव लड़ती हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी दे और देश का जो राष्ट्रपति हो वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से हो, और राष्ट्रपति चूंकि एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है इसलिए राष्ट्रपति संवैधानिक हेड है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है लेकिन तो अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही उसका कहा, बहुत बड़ा खतरा देखिए कि वो एक आदमी को डायरेक्ट लोगों ने चुना है, वो उसका कोई भी पद हो, उसके पास अधिकार हो चाहे ना हो, जनता उसके साथ है, वो कोई भी क्रांति कर जी। सकता तो है। इस पे चर्चा होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस देश के साथ बहुत दिनों से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए या जिस फॉर्मेट में अभी हम हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ये उसकी सरकार होनी चाहिए। ये अलग से विवाद का विषय है। इस पे एक नेशनल कंसेंसस भी बनना चाहिए कि क्या हो क्या नहीं हो। इस पे अब पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी होना चाहिए। इस पर हम बात करते रहेंगे जैसे जैसे ये विषय हमारे सामने खुलेगा। तो फिलहाल न्यूज़ लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक कविता के साथ जो आज के सियासी हालात पर तल्ख टिप्पणी करती है। इसे लिखा है चिरंजीत ने। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, हमारे साथ हमारे अतिथि विपिन धूलिया को भी दीजिए इजाज़त। विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देश दुनिया की दूसरी खबरों से रूबरू होने के लिए आप लगातार बने रहिए चैनल वन न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम हैं मजबूत इरादे के लोग और हमारे कदम हमेशा बढ़ रहे हैं। मठ में लगाकर घात वे लूटते साहित्य की बारात वे, बंधु परिभाषा बदल पाखंड की कर रहे इंसानियत की बात वे, प्यार से सौंदर्य से चिढ़ है उन्हें, भ्रष्ट वामाचार में निष्णात वे, भीड़ का बैताल गुरु कुर्सी नशी, गुरु कृपा से हो गए विख्यात वे, कलम थी अपनी जमी की देश की, अब कलम का कर रहे आयात वे। फैशन के बदलते अंदाज या फिर हो मस्ती का आगाज,